नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पॉलिटी एमसीक्यूज़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। एक तरह से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये क्विक रिविजन्स होगा। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जैसे बीपीएससी का हो गया, यूपीपीएससी का हो गया, एमपीपीएससी का हो गया, बिहार के एसएससी एग्ज़ाम्स हो गए, बिहार के दरोगा, बिहार के जो भी टीचर्स एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में आपको ये बेनिफिट देने वाला है। एक्चुअली पिछली बार मैंने साइंस पे एक लेक्चर वीडियो लेकर आया था, उसको आप सब ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था और आप सब ने कहा था कि इस तरह के स्टैटिक पार्ट पे कुछ और वीडियोस हमें दिए जाएं ताकि हमारा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब ज़्यादा वक्त एग्ज़ाम के लिए बचे नहीं हैं, तो इसलिए मैं पिछली बार साइंस पे लेकर आया था, इस बार मैं पॉलिटी पे लेकर आ रहा हूँ। तो साइंस का भी नहीं देखा है आपने तो वो भी देख लीजिए, मैंने उसका लिंक भी लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा और ये भी उसी तरह से रहने वाला है। पॉलिटी के हर पहलू को हम टच करने की कोशिश करेंगे और आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट के साथ आपका रिवाइज़ करवाने की कोशिश हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, आपको बस इतना ही करना है, पूरे वीडियो को इत्मीनान से देखना है, कुछ भी नोट्स वगैरह कुछ भी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक बार बढ़िया से देखिए वीडियो। अगर थोड़ा सा आपको डाउट लगे एक बार और देख लीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको देखने की वीडियो ज़रूरत है नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस अब मैं आपको सबको दे दूं कि बिहार सिविल्स पे मैं पूरे साल आपका एग्ज़ाम हो ना हो, मैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाता हूं करंट अफेयर्स का, जिसमें आपका बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल का होता है, ठीक है। कुछ दिनों के लिए इसको मैंने पोस्टपोन कर रखा है, लेकिन इसको जल्द ही शुरू कर दूँगा, ठीक है। तो बस बिल्कुल टाइम लेके एकदम रिलैक्स होकर बैठिए आराम से और देखते जाइए। पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड कॉम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो कॉम्युनल इलेक्टोरेट किस एक्ट के थ्रू लाया गया, भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। कॉम्युनल इलेक्टोरेट क्या था? कॉम्युनल इलेक्टोरेट के तहत यानी कि अगर एक पर्सन मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी का है, तो वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेगा। अगर कोई सिख कम्युनिटी का है तो वो सिख कम्युनिटी को ही वोट करेगा। इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू कम्युनिटी के तो हिंदू कम्युनिटी का ही नेता बनाएगा। इस तरह की जो कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया था, वहीं से ये हिंदू मुस्लिम वाला जो वोट बैंक आज के नेताओं ने कर रखी है, उसको शुरुआत करने की कोशिश जो है इसी एक्ट से होती है। इसी कम्युनल इलेक्टोरेट से यहाँ पे पनपना शुरू हो जाता है हिंदू मुस्लिम का ये वोट बैंक, ठीक है। और उस टाइम से आज तक ये चीज़ें देश में हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये कौन सा एक्ट था? ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट को एक्चुअली में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। क्या है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि इस एक्ट को लाने में मॉर्ले और मिंटो का ही हाथ था। मॉर्ले उस वक्त का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक पोस्ट रहा करता था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो मॉर्ले उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है, भारत में के लिए अपॉइंट किया गया था। और मिंटो, ठीक है, मिंटो उस वक्त कौन था? ये वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया और मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, फिर देखिए, ये जो मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये काफ़ी बड़ा हाथ था इस कॉम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करने में। इसलिए मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो इंडिया में अगर कॉम्युनल इलेक्टोरेट किसी ने लाया
तो वो कौन था? मिंटो। इसलिए इसको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट के भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। अच्छा, सिर्फ यही चेंजेस नहीं हुए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इस एक्ट में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो आया था, इसके तहत क्या था कि जो मैक्सिमम नंबर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में था वो 16 हुआ करता था। इसके पहले का एक एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अकॉर्डिंग 16 मेंबर्स हुआ करते थे। इसको बढ़ाकर 60 एडिशनल मेंबर्स कर दिए गए। ठीक है, कितने कर दिए गए? 60। किस एक्ट में? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। ठीक है, इसके पहले और 1909 के पहले भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था। ठीक है, फिर 1892 भी आया था और फिर ये 1909 आया था। तो ये में है इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 3 इंडियन काउंसिल एक्ट था। इसके बाद एक आया था गवर्नमेंट ऑफ, इसी की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो रिलेट आप कर रहे हो कि मैं कौन से चैप्टर्स ये पढ़ रहा हूँ, ये रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली हम ये पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भारत की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कब आया था? 1857 की क्रांति जब हुई थी, रिवॉल्ट 1857 का, उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि ये तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गए थे, मतलब पूरा अंग्रेज़ सब हिल गए थे, उसके बाद ही ये जो मेन पावर था यहाँ पे कंपनी के हाथ में, वो चला जाता है वहाँ पे क्राउन के पास। ठीक है, तो ये 1858 एक्ट के बाद ही होता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो हमने देख ही लिया। 1919 एक्चुअली आता है, 1919 आता है। ठीक है, 1919, इसको रेज कर देता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये फिर लाया जाता है। और ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक नए नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बोलते हैं ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को भी बोलते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। उसी तरह से इसमें भी मोंटेगू जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और चेम्सफोर्ड जो था वाइसरॉय ऑफ इंडिया था उस वक्त। ठीक है, और यही जो एक्ट आता है 1919, इसी में कहा जाता है कि इसके 10 साल के बाद इसको चेक किया जाएगा। तो इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। साइमन कमीशन जो 1927 में ये साइमन कमीशन आता है, जिसके काफ़ी विरोध में, अगेंस्ट में थे जो भी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, क्योंकि साइमन कमीशन जो चेक करने आ रहा था कि भारत में ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कितना वर्क कर रहा है, कितना अच्छा है। उन लोगों ने, मतलब भारत की बात हो रही है और इस साइमन कमीशन, इस कमीशन में भारतीय तो कोई था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे विरोध शुरू हो गया। साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक। और साइमन कमीशन इसलिए नाम था क्योंकि जॉन साइमन इस कमीशन के हेड थे। और इसी प्रोटेस्ट में ना जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय, इनकी डेथ हो जाती है। लाठियों से अंग्रेज़ सब इतना मारता है कि लाला लाजपत राय जी की वहीं पे डेथ हो जाती है, जिसका बाद में भगत सिंह इसका बदला भी लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, भगत सिंह ने जब लाला लाजपत राय का बदला लिया था, वो किस कांड के नाम से जाना जाता है?
ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ऑब्वियसली थोड़े हिस्टोरिकल सवाल है लेकिन आपको बताना है। इसके बाद हिस्टोरिकली एक और एक्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है, वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ वो कहाँ से रिसोर्स किया गया है, तो उसका सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे एक फैक्चुअल चीज़ और याद रखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे देश के संविधान में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी प्रोविज़न लिया गया है तो वो इसी एक्ट से लिया गया है। अब यहाँ है मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दिए मिलेंगे एग्ज़ाम में, बट यहाँ पे हमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा यहाँ पे जो भी प्लान है, मिशन है, वो कब लाया गया, ये चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है, उसी से इसको मैच करना है। तो कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान कब लाया जाता है, तो 1946 मार्च में, ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इसको यहाँ मैच कर दीजिए। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आता है, जिसमें कि स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता है वो आता है। तो क्रिप्स मिशन कब आता है, तो क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, ये भी मार्च के 1942 में ही आता है। तो ये यहाँ मैच हो जाएगा। फिर है लास्टली यहाँ पे देखिए कि द माउंट बेटन प्लान कब लाया जाता है। माउंट बेटन जब यहाँ पे फिर गवर्नर ऑफ इंडिया इसको बनाया जाता है, माउंट बेटन को सब चीज़ सेपरेट, एक तरह से भारत और पाकिस्तान को सेपरेट करने के लिए बनाया जाता है, और ये द माउंट बेटन प्लान भी वही रहता है। तो ये 1947 में लाया जाता है, ठीक है। और वही रहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हो जाएंगे और पाकिस्तान अलग हो जाएगा, ये चीज़ें रहती है। फिर साइमन कमीशन तो हमने अभी आपको बताया कि ये कब आया, 1927 में। तो ये ऐसे मैच करेगा, ये सीधा सीधा दोनों मैच कर जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इस तरह का सवाल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ सोर्सेस दिए गए हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, इन सोर्सेस से लिया गया है फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जहाँ पे फेडरल सिस्टम तो होगा, वहाँ पे जो सेंटर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। भारत में आपने देखा कि फेडरल सिस्टम तो है, फेडरल सिस्टम है मतलब कि पावर का डिवीज़न तो है, डिवीज़न ऑफ पावर, ठीक है, डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का डिवीज़न तो है, लेकिन फिर भी हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंटर यानी प्राइम मिनिस्टर होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया गया, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जो फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से फेडरल सिस्टम लिया गया, फिर फेडरल स्ट्रक्चर के हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ा जा रहा है विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, जहाँ पे सेंटर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों जोड़ के अगर आपसे पूछे तब आपको बताना है कि हमने कनाडा से लिया है इसको, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तरह से अगर आप जनरल भाषा में कहें तो कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एक तरह से, क्योंकि हमारे जो भी सोर्सेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो किसी न किसी देश से, किसी न किसी सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, समझ गए। अब जैसे फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है कनाडा से,
सिर्फ फेडरल सिस्टम के हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ली गई है। जैसे जो प्रोविज़न है इमरजेंसी लगाने का, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं, तो ये इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, अब जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टेट पीसीएस हो या फिर सेंटर लेवल का स्टेट पीसीएस हो, ये कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। और गवर्नर का जो ऑफिस कि गवर्नर भी होंगे, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल, ये भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हो सकती है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से तो एक्सट्रैक्ट किया गया है, लेकिन जो आपको मालूम होगा कि जो भी गवर्नर स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। भारत के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं ना गवर्नर को। तो ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है कि गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे? ये अगर आपसे पूछे तब आपको बता देना फिर कनाडा। जी हाँ, ये हमने कनाडा से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो कंफ्यूजिंग हो सकती है, तो इसलिए मैं क्लियर करता जा रहा हूँ आपके साथ। और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे यूएस से, अमेरिका से भी हमने बहुत सारे चीज़ लिए हैं। फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया है। फिर जो जुडिशियरी हमारा होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। वो आप देखते होंगे कि जो भी जुडिशियरी, अगर स्टेट जुडिशियरी है, मान लीजिए अगर पटना हाई कोर्ट है, तो वो जो अपना काम करेगा उसमें कोई दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। जी हाँ, कोई दखलंदाजी नहीं, जब तक यहाँ कंप्लीट नहीं हो जाता है, यहाँ केस वेस करके सब कुछ मतलब यहाँ पे मान लो कि किसी को सज़ा वजह सब कुछ नहीं हो जाता है, उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं जा सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे फाइनल डिसीजन अगर मिल गया उसके बाद ही कोई फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके पहले तो कोई दखलंदाजी नहीं करता है। तो ये बिल्कुल ही हमें अलग अलग है, बिल्कुल कोई भी दखलंदाजी नहीं करता है जुडिशियरी अलग। ये हमने यूएस से लिया है, अमेरिका से लिया है। प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट भी लगाया जा सकता है, महाभियोग किया जा सकता है, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। क्योंकि देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका में, हमारा क्या है? हमारा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं फिर या फिर हाई कोर्ट के जज हैं उसको रिमूव करेंगे, तो उसका भी प्रोसेस हमने अमेरिका से ही ख़रीदा है, सॉरी अमेरिका से ही लिया है एक्चुअली। फिर वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट, जैसे राष्ट्रपति के बाद एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है हमारे देश में, वो भी हमने कहाँ से ब्रॉड किया है? तो अमेरिका से लिया है, एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी है। फिर रसिया से हमने क्या लिया है? रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ये लिया है। फिर आइडियल ऑफ जस्टिस फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये भी हमने लिया है। रिपब्लिक हमने फ्रांस से लिया है। तो काफ़ी सोर्सेस से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और हम जो अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, वक्त वक्त पे अमेंडमेंट जो हम करते हैं, अमेंडमेंट संशोधन करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोविज़न हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है? तो अमेंडमेंट, ए फॉर अमेंडमेंट, और ये हमने लिया है अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे सोर्सेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट बनने में, ठीक है। और आपको पता होगा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। यानी इस दिन को हमने एडॉप्ट कर लिया था एक तरह से। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? इसको इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसलिए हम जिस दिन हम रिपब्लिक डे ऑब्ज़र्व करते हैं, तो ये याद रखिएगा।
11 सेशन हमने किया था, 11 मीटिंग हुई थी और इस 11 मीटिंग में ही पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कॉमनली हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है लगभग, ये कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल? बात अब हम प्रीएम्बल की कर रहे हैं। ठीक है, प्रीएम्बल हमने कहाँ से ब्रॉड किया है, क्या हमारा सोर्सेस है प्रीएम्बल को ब्रॉड करने का, एक्सट्रैक्ट करने का? यूएस, अमेरिका से ही हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। अच्छा, तो प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल तो क्या आपको याद है प्रीएम्बल क्या है? ये जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो इसी तरह से और भी हैं प्रीएम्बल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सोशलिस्ट वर्ड हमने इस प्रीएम्बल में ऐड किया और सेक्युलर वर्ड जो हमने इस प्रीएम्बल में ऐड किया, वो किस अमेंडमेंट के तहत ये किया गया है? ठीक है, तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हमने इंक्लूड किया प्रीएम्बल में। हालांकि ऐसा नहीं था कि हमारा प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड नहीं था तो हमारा प्रीएम्बल, हमारा देश सेकुलर नहीं था, सोशलिस्ट नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें हम सभी धर्मों की आज़ादी दी गई है, जो 29-30 जो आर्टिकल हैं, ठीक है, जिससे 25 से लेकर 30 तक जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिए गए हैं, वो ऑलरेडी बताता है, ठीक है, कि जिसमें कि हम सेकुलर हैं, सोशलिस्ट हैं, लेकिन ये वर्ड जो है वो ऐड किया गया 42nd 1976 में। इसके साथ एक और वर्ड ऐड किया गया था, इंटेग्रिटी। ठीक है, एक और वर्ड कौन सा था? इंटेग्रिटी। हालांकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में काफ़ी सारे एक्ट इसमें जोड़े गए थे, काफ़ी सारे अमेंडमेंट लाए गए थे इस एक्ट में, इसलिए तो इस एक्ट को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये अपने आप में एक छोटा संविधान ही है भारत का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करी गई है, बहुत सारे डीपीएसपी के बहुत सारे एक्ट इसी के तहत लाए गए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसी के तहत बहुत सारे उसमें एक्ट डाले गए हैं। फिर है कि पार्लियामेंट सुप्रीम पावर होगा पार्लियामेंट के पास किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ये सब 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केसेस ट्रांसफ़र कर सकता है, तो ये चीज़ें हैं। और यही एक्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि अगर किसी स्टेट में स्थिति ख़राब है, जैसे रिसेंट की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में कुछ 10-12 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, तो कुछ इस बहुत ही ख़राब स्थिति वहाँ पे बन गई थी। तो इसमें काफ़ी सारे लोग मांग कर रहे थे कि वहाँ पे जो है स्पेशल आर्म्ड फोर्स तैनात किया जाए, सेंटर कुछ वहाँ पे एक्शन ले। ठीक है, क्योंकि सेंटर के पास यही अमेंडमेंट एक्ट सेंटर को ये एम्पावर करता है कि वो स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है अगर किसी स्टेट में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है तो। फिर प्रेसिडेंट को ऑब्लिगेटरी है कि प्रेसिडेंट कोई भी एक्ट करेगा तो वो एडवाइस लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होंगे। ठीक है, तो ये है। फिर जो 51A, ये क्या 51A? फंडामेंटल ड्यूटी। तो
ये जो लाया गया ये सब किसके तहत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ही लाया गया। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो है, एक छोटा संविधान ही है अपने आप में, क्योंकि बहुत सारे एक्ट इसी में ही अमेंड किए गए हैं, इसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में एक शेड्यूल भी ऐड किया गया है। ठीक है, शेड्यूल, और ये 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, जिसमें हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं 4th शेड्यूल के बारे में। तो 4th शेड्यूल क्या बताता है ये आपको बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है वहाँ पे सीट का जो एलोकेशन होता है, यानी कि जो राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन होता है, वो आपको 4th शेड्यूल में लाया गया है। ठीक है, 4th शेड्यूल में ही रखा गया है कि राज्यसभा में किस तरह से सीट्स का बंटवारा होगा। अब ये शेड्यूल, अब कहोगे सर शेड्यूल क्या है, शेड्यूल को क्यों लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल वगैरह भी तो हैं ही। तो देखिए, जो आर्टिकल में फिट नहीं आए, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे आर्टिकल्स लाए गए हैं, इस आर्टिकल के तहत ये चीज़ें आपको मिलती है, ये आर्टिकल के तहत ये चीज़ें होंगी, लेकिन जो आर्टिकल्स में फिट नहीं हुआ उसको शेड्यूल में डाल दिया गया। ठीक है, इतना सा सिंपली समझ गए। ठीक है, 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल में पहला शेड्यूल क्या कहता है, तो स्टेट्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है पहला शेड्यूल। दूसरा शेड्यूल जो भी राष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, चेयरमैन, गवर्नर, डिप्टी चेयरमैन, ये सब जो यूपीएससी ये सब का जो चेयरमैन है, उन सब की जो सैलरी आती है ना, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस ये किस शेड्यूल के तहत उन्हें दिया जाता है, ये दिया जाता है 2nd शेड्यूल के तहत। ठीक है, 3rd में क्या है, 3rd शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन है। जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो भी एमपी, एमएलए, जजेस, जो भी देखते होगे आप, अपना जो पोस्ट संभालने से पहले वो एक शपथ लेते हैं। तो उस शपथ को कहाँ से दिया जाता है, क्यों, हमारे संविधान में हर चीज़ का लिखा हुआ, इसलिए तो हम बोलते हैं रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हर चीज़ की चीज़ जो भी हो रही है, हम लोग तो नॉर्मली चलो न्यूज़ में वगैरह यूट्यूब पे जहाँ भी देख लिए, लेकिन उसका हर चीज़ का लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि हाँ, अगर कोई पोस्ट को ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ये सब पोस्ट अगर शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले वो ओथ लेंगे, अपना वो शपथ लेंगे, उनका शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और 4th में तो हमने आपको बता दिया, 3rd भी ओथ एंड अफर्मेशन हो गया। 5th और 6th इसमें ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है 5th और 6th शेड्यूल में, और 5th और 6th शेड्यूल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा, मतलब पूछ ही देता है, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है तो एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है। देखिए, जो 5th शेड्यूल है हमारा, उसमें है कि जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, ठीक है, शेड्यूल एरियाज़ हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है, इसके बारे में, वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था कैसे चलेगी, उसके बारे में 5th शेड्यूल में लिखा गया है। ठीक है, फिर है 6ठा, क्या है, ये भी शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में ही है। ठीक है, लेकिन जो 6ठा है वो सिर्फ 4 राज्यों के लिए है। ये सिर्फ जितने भी शेड्यूल्ड एरिया होंगे, जितने भी शेड्यूल्ड क्षेत्र होंगे, वहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके लिए बस 5th शेड्यूल की बात है। लेकिन सिर्फ 4 स्पेशल राज्य हैं जहाँ पे
सिर्फ उन्हीं 4 राज्यों को 6th शेड्यूल में शामिल किया गया है। और वो 4 राज्य कौन हैं? असम, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, तो ये जो 4 है, यहाँ भी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन ही करना है, प्रशासन व्यवस्था भी यहाँ भी देखना है, लेकिन यहाँ पे बस इन 4 राज्यों का ही प्रशासन व्यवस्था की बात यहाँ पे होगी। ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। ठीक है, यहाँ पे जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं तो ये आपको याद रखना है। फिर 7 शेड्यूल हो गया, जहाँ पे कंकरेंट लिस्ट जो डाले गए हैं, जो एक्चुअली सब्जेक्ट जो डिवाइड किए गए हैं यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जो 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में ही भारत के 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है। अब ऐसा मत समझिए कि 22 लैंग्वेज जो हैं वो नेशनल लैंग्वेज है, जी नहीं, ये बस एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कि हाँ इसका थोड़ा सा ज़्यादा जनसंख्या है, बोलने वाले लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। 22 भाषा हैं भारत के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हैं, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कि हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, भारत का राष्ट्रीय भाषा नहीं है भारत का। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 22 वही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो ये चीज़ें हैं। इनमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे से पूछता है कि बताओ कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके तहत बताओ कि कितने भाषाओं को ऐड किया गया था। तो 4 भाषाओं को और ऐड किया गया था, यानी टोटल मिला के ही 22 हो रहे हैं। ठीक है, पहले 18 थे, तो वो कौन कौन से थे? बोडो, मैथिली, यह बिहार का जो मैथिली है, मैथिली, डोंगरी है, और फिर संथली। डोंगरी कश्मीर वगैरह में बोला जाता है ये डोंगरी लैंग्वेज। इसके बाद 9th शेड्यूल में आ जाता है एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। जो ज़मींदारी सिस्टम को हटाया गया, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे 1951 के, चूँकि एक्चुअली में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ही ज़मींदारी सिस्टम जो चला आ रहा था पहले से, उसको हटाया गया। ठीक है, फिर 10th शेड्यूल में क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ था, दल बदल कानून लाया गया। 11th शेड्यूल में पंचायती राज, जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। फिर है 12th एंड लास्ट शेड्यूल, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो लाया गया था। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये 12 शेड्यूल कंप्लीट टोटल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल राइट? तो इनमें से बताइए कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें थोड़ा सा फ़र्क समझिएगा। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट जो हैं वो आपके अधिकार हैं, और कुछ आपका कर्तव्य भी बनता है देश के प्रति, वो आता है फंडामेंटल ड्यूटी में। तो हम यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं फंडामेंटल राइट, तो इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। नोट पे ज़रूर एग्जामिनेशन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही आसानी से नोट जो है वो स्किप कर जाता है। जी हाँ, बहुत ही आसानी से स्किप कर जाएगा और आपको लगेगा कि कौन सा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगर यहीं पे फिर मैं ऑप्शन ई लगा दूंगा तो आप फट से करो अरे इसमें तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो खटाक से आप ई लगा दोगे। तो नोट पे स्किप नहीं करिएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप नोट देखो क्वेश्चन में, उसको मार्क करो, पहले राउंड करिए उसको, तभी आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत फट से स्किप होता है, एग्जामिनेशन में आपको मालूम नहीं चलेगा। यहाँ तो आप देख भी लोगे घर पे बैठ के। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे बताना है। तो राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ,
ये भी फंडामेंटल राइट है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये डीपीएसपी में आता है। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बात फंडामेंटल राइट की है, तो कितने मेजर फंडामेंटल राइट्स हैं या कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करती थी, लेकिन अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन सा 6? एक तो आपका है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी। फिर दूसरा आ जाइए राइट टू फ्रीडम, मतलब कि आज़ादी का अधिकार है आपके पास, आपका एक ये फंडामेंटल राइट है आपका, ये कि ये समानता का अधिकार है कि सबको समान ट्रीट किया जाए, सब लोग समान है। ठीक है। तीसरा में आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट है और कोर्ट को इस चीज़ को सुनना पड़ेगा। मैं आगे आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट के क्या बेनिफिट हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये 3 हो गए फंडामेंटल राइट। और 4th नंबर पे कौन है फंडामेंटल राइट? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी है यहाँ पे भारत में। फिर है 5th में क्या है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। फिर आपके पास एक लास्ट आ जाता है नंबर 6, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर ये नंबर 6 ना हो तो फिर ये सब भी बेकार है। क्या है ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़। दवा दारू की बात हम कर रहे हैं, मतलब कहिए कि एक तरह से पूरा हॉस्पिटल बन गया है और उसमें अगर इलाज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है, इलाज ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा उस हॉस्पिटल की। तो इसी तरह से काम करता है ये जो फंडामेंटल राइट 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यानी कि अब देखिए, अब यहाँ कोई भी चीज़ आपका वायलेट होता है, अब इनमें से कोई भी अधिकार आपका वायलेट होता है, तो इसके लिए आपके पास है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आप कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट को, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी है कि वो आपकी बात सुनेगा, आपकी चीज़ों पे वो काम करेगा। ये मैंडेटरी है, इसलिए इसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे डीपीएसपी की ही बात कर लो, उसको लेकर अगर आप कोई चीज़ें लेकर गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वो सुनेगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि सब कुछ। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत क्या होता है ना, कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को आपका केस सुनना ही पड़ेगा, उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। ये आर्टिकल 32। हाँ, हालांकि आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। किस आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट के पास जाओगे? आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट के पास जाओगे। लेकिन मैं यहाँ पे फिर से ऐड करूँ कि ये तो 6 फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन अगर आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक आपके फंडामेंटल राइट हैं आपके पास, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होगा कि आपका फंडामेंटल राइट है 12, आर्टिकल 12 से लेकर
आर्टिकल 35 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 12 से 35 तक आपका फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट में आ जाता है, यानी कि इस पे तो एक्शन लेना ज़रूरी है वहाँ ये सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आर्टिकल 26 हाई कोर्ट आपका चाहे तो आपका केस लेगा भी, नहीं भी ले सकता है। ऐसा चीज़ें यहाँ पे है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको समझिएगा। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी जो है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 14 टू 18 हो जाएगा राइट टू इक्वालिटी। फिर है राइट टू फ्रीडम जो है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, तो 19 टू 22 आर्टिकल ये चला जाएगा। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये आर्टिकल 23 एंड 24। तो 24 जो है वो चाइल्ड लेबर है। ठीक है, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये आर्टिकल 24 है। और जो मानव तस्करी है वो आर्टिकल 23 में आता है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 के तहत आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। फिर आ जाए 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता भी है आपको, लेकिन ये किस कौन सा आर्टिकल तक, आर्टिकल 25 से 28 तक। तो यही तो हमने आपको बताया, आर्टिकल 25 से 28 तक जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता है यही हमें सेकुलर बनाता है। तो सेकुलर वर्ड प्रियम्बल में नहीं था, फिर भी हम सेकुलर थे। ठीक है, ये चीज़ें समझिएगा। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब किसी भी माइनॉरिटी को उसका कल्चरल हो या फिर एजुकेशनल अधिकार है उसके तहत, तो वो कौन कौन सा है, आर्टिकल 29 और 30। और देखिए आर्टिकल 29 और 30 जो है ना वो बेसिकली माइनॉरिटी के लिए, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या फिर रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी हो। ठीक है, वो माइनॉरिटी के लिए ही है 29 और 30। फिर आ जाता है 30 के बाद आर्टिकल 31 आना चाहिए, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से। तो अभी आर्टिकल 31 में कुछ भी नहीं है, और फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी होने का अधिकार 31 से हटाकर 300A में ला दिया गया है, आर्टिकल 300A। ठीक है, और ये एक लीगल राइट है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। तो ये है। फिर आर्टिकल 32, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर्टिकल 32 में क्या था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, इन सब का जो ट्रीटमेंट होगा वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत ही होगा। अब यहीं पे आर्टिकल 33 आ जाएगा, 33, 34 और 35 यहाँ तक है फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो 33 के तहत जो भी हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन सब को फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ इन सब को फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर आप एक आर्मी हो तो आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट होगा तो वो तो काम नहीं करेंगे उसके तहत, तो वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो धरना दे दें, ये कर दें, वो कर दें, तो वो स्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि मिलिट्री में डिसिप्लिन बना जाए। तो वो आर्टिकल 33 के तहत ये भी फंडामेंटल राइट ही है। ठीक है, कि उनको वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। फिर है कि आर्टिकल 34 जो कि पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है कि फंडामेंटल राइट को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अगर मार्शल लॉ ये सब लगता है तो उस वक्त पार्लियामेंट को ये पावर चला जाता है कि वो आपका फंडामेंटल राइट भी एब्रोगेट कर सकता है। फिर है आर्टिकल 35। ठीक है, आर्टिकल 35 में जो आर्टिकल 33, 34 ये सब आर्टिकल 35 में शामिल है। फिर ये कोर्ट को ग्रांट करता है कि वो रिट इशू कर सकता है। ठीक है, क्या इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। एक मूवी आई थी जय भीम, ये मूवी रिट पे ही आधारित थी। रिट में 5 रिट होते हैं। एक पहला होता है हैबियस कॉर्पस, तो हैबियस कॉर्पस
पे बेस्ड ही था ये मूवी जय भीम, जो कि ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिएगा। अब आप पूछोगे आर्टिकल आपने 12 से 35 तक बताया, लेकिन आपने शुरुआत किया फंडामेंटल राइट को 14 to 18 से शुरुआत किया, और बाकी 12 आर्टिकल 12 और 13 क्या हैं? तो देखिए आर्टिकल 12 जो है वो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का ये डिफाइन करता है आर्टिकल 12, और आर्टिकल 13 जो है वो है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, और फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है? पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड पार्ट में आपका सिटीजनशिप आ जाता है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट। फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट, फोर्थ पार्ट में आपका डीपीएसपी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही डीपीएसपी पे बेस्ड है। द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये कहाँ से कहाँ तक डीपीएसपी यहाँ पे आपको पूछ रहा है। तो आर्टिकल 35 तक तो ख़त्म हो जाता है फंडामेंटल राइट, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 36 से शुरुआत होता है 51 तक क्या? डीपीएसपी। आर्टिकल 36 to 51, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, राज्य हो या फिर देश हो, यहाँ पे है क्या कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून इम्प्लीमेंट करने से पहले, उसको फॉर्मुलेट करने से पहले उनको डीपीएसपी का पालन करना पड़ेगा। तो एक आप मेजर डिफरेंस आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हो कि जो फंडामेंटल राइट जो था ना, वो आपका अधिकार था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डीपीएसपी है ये भी एक तरह से आप ही का है, लेकिन इसको ध्यान में रखना किसको है? जो स्टेट का पॉलिसी बनाता है। ठीक है, जो पॉलिसी मेकर है उसको इसको ध्यान रखना है, डीपीएसपी को। ठीक है, अब आर्टिकल यहाँ पे 36 से शुरुआत होता है, तो आर्टिकल 36 क्या है? ये भी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो सेम है, सेम जो आर्टिकल 12 में था ना, जो फंडामेंटल राइट है। बस एक ही डिफरेंस है कि आर्टिकल 12 में जो था वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन वही चीज़ आर्टिकल 36 में है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये है डीपीएसपी। ये चीज़ें हैं। और आर्टिकल 37 वही बोलता है कि ये ड्यूटी है किसी भी पॉलिसी मेकर का कि वो पहले इम्प्लीमेंट करने से पहले या फॉर्मुलेट करने से पहले डीपीएसपी का पालन करे, डीपीएसपी में जो दिया गया है वो पालन करे। आर्टिकल 38 में ही बताता है, कॉन्सेप्ट देता है वेलफेयर स्टेट का। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? तो आर्टिकल 38 में। फिर आर्टिकल 39 आता है, बहुत सारे 39 में, फिर 39A। तो आर्टिकल 39A जो है इसको ऐड कब किया गया था? तो वही जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके तहत ही ऐड किया गया था। अच्छा, एक 44 अमेंडमेंट एक्ट है, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, इसके तहत ही जो राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 31 में जो आया करता था, उसको 300A में लाया गया लीगल, वो इसी एक्ट के तहत, आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। लेकिन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये है आर्टिकल 40 में याद रखिए, 40 है तो पंचायती, एक तरह से याद भी रख सकते हैं। 40 यानी इसमें पंचायती राज है। ठीक है, विलेज पर पंचायत ऑर्गेनाइज करना इसमें है। आर्टिकल 41 जो है इसके तहत सोशल सिक्योरिटी की बात की जाती है। ठीक है, क्या है? सोशल सिक्योरिटी, जो हम पेंशन वगैरह देते हैं वो चीज़ें हैं
41 में, जैसे मनरेगा हो गया, अटल पेंशन हो गया योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, इन सब के तहत जो भी हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो आर्टिकल 41 के तहत। फिर आर्टिकल 42 है जिसके तहत आप याद रख सकते हैं लेट मी डू कंफर्टेबली, ठीक है, आर्टिकल 42, और इसको याद कैसे रख सकते हो, लेट मी डू कंफर्टेबली। वैसे ये सब ज़्यादा याद रखोगे तो याद नहीं रहेगा ज़्यादा। कंफर्टेबली यानी यहाँ पे ह्यूमन कंडीशन, किसी भी मैटरनिटी बेनिफिट, आप अगर कोई वीमेन है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट दो, उसको एक ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करो अगर वो आपके पास वहाँ पे काम कर रही है, वर्कर है। फिर उसी तरह से आर्टिकल 43 भी है जो कि जिसमें है वर्कर्स आर फ्री टू एन्जॉय, जहाँ पे एक लिविंग वेजेस तो आपको प्रोवाइड करना, जो आप मजदूरी दे रहे हो किसी भी वर्कर को, तो कम से कम इतना तो दो कि उसका कम से कम खाना पीना रहना सहना कुछ हो जाए। अब इतना दे रहे हो कि उसकी स्थिति ख़राब है एकदम से, तो वो तो सही नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक है। फिर यहीं पे 43A भी लाया गया, 43A भी फिर उसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत लाया गया, ठीक है। तो जो आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है वो आर्टिकल 44 में पहले से ही बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी भी लाया नहीं गया, लेकिन ये ऑलरेडी हमारे संविधान में लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर आर्टिकल 45 ले लो और 46 ले लो, ये दोनों एजुकेशन से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 45 एंड 46 क्या है, तो जो ईयरली चाइल्डहुड, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आर्टिकल जो 45 है, ठीक है, DPSP है, यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड हो रहा है ना कि 0 से 6 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उनका चाइल्डहुड केयर करना है, ठीक है, ये DPSP 45 कहता है। और इसी तरह से आर्टिकल 21A भी कहता है। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है, ये कहता है 6 to 14 इयर्स के बच्चों का ये अधिकार है, राइट है कि उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 21A कहता है। और आर्टिकल 21 जो है वो ये फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी विद डिग्निटी, ठीक है। और 21 में बहुत कुछ आ जाता है। आप ये भी कंप्लेन कर सकते हो कि हमारे तरफ का हवा बहुत ही ख़राब है, हमारे तरफ का पानी बहुत ख़राब है, इन सब चीज़ों के लिए भी आप कोर्ट जा सकते हो, केस कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 बहुत ही ब्रॉड है, ये फंडामेंटल राइट की हमने बात कर ली, ठीक है। लेकिन हम अब आते हैं DPSP में। तो जो 0 से 6 इयर्स के बच्चों को पढ़ना है उसके लिए आर्टिकल 45 है, ठीक है, उसको पढ़ाना है। फिर 6 से 14 साल तक के बच्चों का है, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। 0 से 6 वाला फंडामेंटल राइट नहीं है, ये DPSP में आता है, आर्टिकल 45 में आता है। फिर जो 46 आर्टिकल है उसमें SC ST के जो वीकर सेक्शन बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 47 के तहत जो भी लीकर हैं उनके कंजप्शन को बैन किया जाएगा, ये सब भी है। तो इसी तरह से आर्टिकल लास्ट फिर 51 आता है, और 51 क्या है कि इसमें प्रमोट किया जाएगा भाईचारा, ब्रदरहुड एंड हार्मनी एंड इंटरनेशनल पीस की बात यहाँ पे करी जाएगी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हम आर्टिकल 51 के तहत करेंगे। इन सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आर्टिकल 51A को ही जो लाया गया है, यही तो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन द ईयर 1975। तो 1975 में जो एमरजेंसी लगाया गया था, तो हालांकि हम लोग बोलचाल के भाषा में फट से हर किसी को यही रहता है, इंदिरा गांधी ने ये लगाया था इमरजेंसी,
एंड बेसिकली इंदिरा गांधी ने ही लगाया था, क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो इंदिरा गांधी 1975 में प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ही ये एडवाइज़ किया प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगा दो पूरे देश में। और ऑब्वियसली, और इस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करता कौन है? हमारे संविधान में किसके लिए दिया गया है कि इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कर सकते हैं। तो बताइए कि 1975 में राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है। और भारत में 3 तरह के इमरजेंसी का जिक्र किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक तो नेशनल इमरजेंसी जो ये लगाया गया था, जो आर्टिकल 352 में आता है। ठीक है। फिर स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 में आपको दिखेगा। और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में दिखेगा। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कभी भी लगाया नहीं गया भारत में, लेकिन इसका भी प्रोविज़न भारत में है। और इन सारे इमरजेंसी को कौन प्रोक्लेम कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, प्रेसिडेंट भारत किस आर्टिकल में आते हैं? तो देखिए, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52 to 62। कितना? 52 to 62 प्रेसिडेंट का इसमें आर्टिकल है। जैसे 52 में ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति तो भाई होगा। ठीक है, क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में बोला गया है। 53 में ये कहा गया है कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा वो राष्ट्रपति के होगा। ठीक है, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, वो राष्ट्रपति के पास पावर है उन तीनों सेना। अच्छा, एक ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति कितने बार इलेक्ट किए जा सकते हैं? कितने बार? कोई लिमिटेशन है क्या? तो जी नहीं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कितनी बार भी राष्ट्रपति इलेक्ट किए जा सकते हैं। और ये प्रोविज़न किस में बताया गया है? आर्टिकल 57 में। ठीक है, किस में? आर्टिकल 57 में। फिर आर्टिकल राष्ट्रपति का क्वालिफ़िकेशन, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? उसको कहाँ पे प्रोवाइड किया गया प्रोविज़न? आर्टिकल 58 में। ठीक है, तो हर चीज़ का आर्टिकल एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि एक तो भारत के सिटीजन होना चाहिए, वो तो कंपलसरी है ही। फिर एज 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा होने चाहिए। 35 ईयर्स से कम एज नहीं होने चाहिए राष्ट्रपति को। और उनके पास क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर भी बन सके। ये क्वालिफ़िकेशन उनका होना चाहिए। अब राष्ट्रपति जब इलेक्ट कर लिए जाएंगे तो इनका शपथ ग्रहण जो होगा वो कौन दिलाएगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, वो राष्ट्रपति के ये ओथ यानी शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, और ये भी आर्टिकल 60 में आपको मिलेगा। 60 में, आर्टिकल 60 में ये बताया गया है। अब राष्ट्रपति का अगर बैड कंडक्ट रहा तो उन्हें हटा भी सकते हैं। इम्पीचमेंट उसको कहा जाता है, महाभियोग, तो वो होगा आर्टिकल 61 के तहत। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे रह गया राष्ट्रपति का, जो है आर्टिकल 62। क्या है आर्टिकल 62? तो अगर राष्ट्रपति का जो सीट है वो वैकेंट रहता है, ठीक है, वो वैकेंट हो जाता है, किसी भी कारण से वो वैकेंट हो जाता है, ठीक है, तो अगले प्रेसिडेंट का चुनाव विदिन 6 मंथ होने चाहिए, 6 महीने के अंदर होने चाहिए अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहे तो। और ऑब्वियसली आपको पता होगा जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उस वक्त जो प्रेसिडेंट के तौर पर कौन एक्ट करता है
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल सारा पावर आ जाता है प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है, लेकिन सिर्फ 6 मंथ तक ही। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हम इन शॉर्ट कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनका क्या पीरियड रहता है, कब तक इनका अपॉइंटमेंट रहता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 साल, या तो 6 साल तक वो रह जाएं, या फिर उनका एज कंप्लीट हो जाए 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 साल कंप्लीट उनका पीरियड हो जाए, या पहले उनकी एज 65 ईयर्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। बताइए प्रेजेंट में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट करके बताइए, ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, 148 टू ये आर्टिकल 151 तक में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट। तो वैसे तो पार्लियामेंट के जो भी मेंबर होते हैं उन्हीं को पार्लियामेंट में एड्रेस करने का अधिकार होता है, लेकिन एक ऐसा भी पोस्ट है जो पार्लियामेंट का मेंबर तो नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट में वो एड्रेस कर सकता है। वो कौन सा ऐसा नॉन मेंबर पोस्ट है ऐसा भारत में, ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप कह सकते हो कि हाईएस्ट लॉ एक लॉ पर्सन होते हैं भारत का, यानी कि कोई भी लॉ से रिलेटेड, यानी भारत सरकार का लॉ से रिलेटेड उनका कोई भी चीज़ें होंगी तो उसको कोर्ट में कौन पेश करेगा, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही भारत सरकार के तरफ से कोई चीज़ें हुई तो वहाँ पे वो लड़ेंगे, तो आप ये समझ सकते हो। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, 76, आर्टिकल 76 में आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। और बताइए प्रेजेंट में ये भी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। जैसे भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वैसे राज्य सरकार का क्या होता है, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये राज्य सरकार का लॉ के बारे में सब चीज़ देखेगा, लॉ रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। और पार्लियामेंट, भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूड करते हैं, प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट पार्ट ही हैं। और पार्लियामेंट के तो आपको लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों ही पार्लियामेंट के पार्ट हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। और पार्लियामेंट के डिफरेंट इशूज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया, आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 तक। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो लोकसभा से ही जीतते हैं, या फिर उनको राज्यसभा से भी उन्हें, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तो कैंडिडेट वहाँ पे एक चुना जाता है कि हाँ उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी इलेक्शन नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर ना ही इलेक्ट किए जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को एक्चुअली में अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है।
कि जो भी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी जीत के जाते हैं उन सब का जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो कहता है कि हाँ चलो इस पर्सन को, इस पर्टिकुलर पर्सन को हम अपना हेड मानते हैं और इन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाते हैं, हम अपना मेजॉरिटी इन्हें देते हैं, तब जाकर ये बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है मेंबर का, ऑब्वियसली हम पूछ रहे हैं। तो लोकसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 545 और राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है 250। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी 243 मेंबर हैं लोकसभा में और राज्यसभा में करीबन 245 ऐसा कुछ मेंबर हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए 2 आर्टिकल आपको याद रखना है। एक तो आर्टिकल 74 होता है और एक आर्टिकल आपको एक कौन सा आर्टिकल आपका हो जाएगा 75। और इसी तरह जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, सीएम होते हैं, तो इनका भी आर्टिकल रखना। जैसे प्राइम मिनिस्टर का 74 75 याद रखे हो, ऐसे चीफ मिनिस्टर का आर्टिकल कौन सा रखोगे 163 164। ठीक है, सेम। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स रिलेट्स टू मनी बिल की हम बात कर रहे हैं। तो मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो मनी बिल से में शामिल है आर्टिकल 110 शामिल है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। जब हम बिल की बात करते हैं, जो बिल लाया जाता है, जो बाद में लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के असेंट के बाद जो बिल पास होकर बन जाता है एक एक्ट, ठीक है, उस बिल को हम बात कर रहे हैं कि वो कितने तरह का हो सकता है। तो मोस्टली 3 तरह के बिल होंगे। ठीक है, पहले तो एक पब्लिक बिल और एक प्राइवेट बिल होता है, लेकिन एक मेजर जो टाइप्स हम आपको बता रहे हैं वो है ऑर्डिनरी बिल लाया जा सकता है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी बिल हो सकता है, फिर हो सकता है फाइनेंशियल बिल, और एक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मनी बिल की बात की जा रही है, तो मनी बिल आपका फाइनेंशियल बिल में आता है। अब देखिए फाइनेंशियल बिल का भी टाइप्स है। फाइनेंशियल बिल में आपको मनी बिल आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आ जाएगा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फिर फाइनेंशियल बिल थर्ड, सेकंड नहीं बल्कि फाइनेंशियल बिल थर्ड यहाँ पर, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक तो मनी बिल है, दूसरा है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल थर्ड। तो मनी बिल आर्टिकल 110 में आ जाता है और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो है वो आर्टिकल 117 में आता है, और फाइनेंशियल बिल थर्ड जो है वो आ जाएगा आपका ये भी आर्टिकल 117 में ही आता है, ए बी करके ऐसा कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली आर्टिकल 117 थर्ड ये जो है ना, यही आप यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। मनी बिल में जैसे टैक्स के एबोलिशन का या टैक्स में कोई चेंजेस ला रहे हो, रेगुलेशन कर रहे हो, टैक्स इम्पोज कर रहे हो, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब मनी बिल में आ जाता है। अब ये भी आप पूछोगे अच्छा ये मनी बिल है, ये कौन डिसाइड करेगा, तो इसको डिसाइड करेगा स्पीकर, स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। ये डिसाइड करेंगे कि ये मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल हमेशा से लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, हमेशा से लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि देखिए मनी बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। अगर लोकसभा में मनी बिल पास होना ही होना है, और राज्यसभा का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम मनी बिल की बात करें तो राज्यसभा इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। राज्यसभा का कोई पावर ही नहीं है मनी बिल को लेकर। लेकिन मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में भी चेक करने के लिए जाती है, और राज्यसभा में अगर राज्यसभा इसको पास नहीं करता है फिर भी
इसके 14 दिनों में, कितने दिनों में, 14 दिन में खुद ही मान लिया जाएगा कि ये मनी बिल पास हो गया। यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, अगर ये मनी बिल लोकसभा में ही पास नहीं होता है तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ये तो फिर नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। यानी कि हम जो मनी बिल सरकार लेकर आ रही है और उनके ही जो सदस्य हैं लोकसभा में, उनके ही सदस्य होंगे ना, तभी तो वो सरकार बनी है। उनके ही जो सदस्य हैं वो इस मनी बिल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो सरकार के अगेंस्ट हैं। ठीक है, यानी कि वो सरकार के अगेंस्ट है तो सरकार ही गिर जाएगी अगर लोकसभा में मनी बिल पास नहीं होता है। तो इसलिए लोकसभा में तो मनी बिल पास होगा ही होगा, और फिर राज्यसभा से ये एसेंट को चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। और ऑब्वियसली ये जो था पहले मनी बिल को राष्ट्रपति का परमिशन ही लिया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को इस बार पास ही करना होगा कि राष्ट्रपति के परमिशन लेकर ही मनी बिल को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के MCQs। उम्मीद है आपको इससे एग्ज़ाम्स में ज़रूर बेनिफिट देगा। देखिए, वैसे तो पॉलिटी डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, अगर मैं आपको पॉलिटी बाद में भी मैं आपको बताऊंगा और भी चीज़ें। अभी तो खैर क्विक रिवीजन में मैं ये दे रहा हूँ, लेकिन बाद में जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊँगा उसके बाद आप कहोगे कि पॉलिटी में इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ है जानने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, इतना कुछ बहुत है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसको आप ज़रूर देखिए, और एक बार ना आपको समझ आए तो फिर दोबारा देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, इसको काफ़ी आपको बेनिफिट पहुंचेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग बिहार सिविल्स। तो बिहार सिविल्स पे बने रहिए, और हम बिहार प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जल्द ही शुरू करेंगे। इसका डेली करंट अफेयर्स जो हमारा चलता था सीरीज़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और काफ़ी पॉपुलर था, आप सब में काफ़ी आप लोग पसंद करते थे, तो वो सीरीज़ फिर से जारी रहेगा बिहार सिविल्स पे। ठीक है, तो बिहार सिविल्स से जुड़े रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।